हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेंटर ऑफ मास। नाम है सेंटर ऑफ मास, जिसे हम शॉर्ट में COM भी कहते हैं। तो सेंटर ऑफ मास पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी रिजिड बॉडी के बारे में जानते हैं। रिजिड बॉडी के बारे में समझते हैं थोड़ा सा कि रिजिड बॉडी क्या होता है, कैसे होता है। सपोज मैं एक रिजिड बॉडी कंसिडर कर रहा हूँ। ये क्या है? सपोज एक रिजिड बॉडी है। ये क्या है? रिजिड बॉडी है जो n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। रिजिड बॉडी किससे बना हुआ है? n नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है ना। इसको आप नेम दे सकते हैं N1, N2, N3 एंड सो ऑन, N2, N3 एंड सो ऑन, ऐसा नंबर दे सकते हैं। तो रिजिड बॉडी जो होती है उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो हम सेंटर ऑफ मास में आगे रिलेट करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है पहले देखते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो रिजिड बॉडी जो होता है ये अपने कॉन्फ़िगरेशन में चेंज को अपोज करता है। जो भी इसका शेप एंड साइज है, जिसको कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंज को अपोज करता है। सपोज मेरे पास ये डस्टर है, इसका प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी लेंथ है, ब्रेथ है, विड्थ है ना। उससे ये डस्टर बना हुआ है क्यूबॉइडल शेप का। अब ये इसमें जो इंटरनल पार्टिकल्स हैं उसके फोर्सेस से ये अपने कॉन्फ़िगरेशन में चेंज को अपोज करेगा, ठीक है। तो ये जो इंटरनल पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे पे जो इंटरनल फोर्स लगाएंगे वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्योंकि और ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है अभी, इट अपोजेस द चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन। रिजिड बॉडी अपोजेस द चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जो इस पे इंटरनल फोर्सेस है, अच्छा इंटरनल फोर्सेस क्या है? जो इंटरनल पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, यही उसका इंटरनल फोर्स होगा। और सारे पार्टिकल्स के फोर्सेस का सम, इंटरनल फोर्सेस के सम को हम क्या कहेंगे? नेट इंटरनल फोर्स। नेट इंटरनल फोर्स, इसको आप लिख दीजिए समेशन FI इक्वल्स टू 0। सभी पार्टिकल्स के बीच के फोर्सेस का सम समेशन FI इक्वल्स टू 0। तो जब इस पे इसके कॉन्फ़िगरेशन को मैं चेंज कैसे कर सकता हूँ? जब मैं इसको पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, कोई इसको मैंने हैमर्स मारा या ऐसा कुछ इसको कट किया, एक्सटर्नल फोर्स जब मैं लगाऊंगा तब इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। सो इस पे सेकंड पॉइंट क्या होता है? ओनली एक्सटर्नल फोर्स will act, only external force will act, है ना। इसका एक दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि कोई भी दो पार्टिकल है, कोई भी दो इंटरनल पार्टिकल है, लेट्स से दिस पार्टिकल एंड लेट्स से दिस पार्टिकल। ये समझ लो ये पार्टिकल C1 है, ये C2 है, इनके बीच का डिस्टेंस है R। तो ये जो R है ना, दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस या दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस हमेशा फिक्स रहेगा। तो जो सेकंड पॉइंट जो बनता है वो क्या बनेगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज ऑलवेज फिक्स्ड। वो हमेशा क्या रहेगा? हमेशा फिक्स रहेगा। मतलब ये जो R है C1 और C2 के बीच जो R है हमेशा फिक्स रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इट कैन बी रिटन एज C1 minus C2 से mod of C1 minus C2 is equals to R। और इसको ऐसा भी आप लिख सकते हो, R square is equals to C1 minus C2। डिस्टेंस है हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है, इसलिए मॉड्यूलस लगा दिया है। आप स्क्वायर कर सकते हैं बोथ साइड, वो भी। इसका यूज क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये जब हम कोई इक्वेशन लिखेंगे ना रिजिड बॉडी में तो ये कभी कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। जब
रिक्वायर्ड कंडीशन ऐसा दिया हो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये इक्वेशन हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तीसरा एक इसमें जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि मोशन का पॉइंट आता है। मोशन कैसा करेगा बॉडी। सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। अगर कोई बॉडी है जो ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है तो ये क्या करेगा, ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। अगर कोई बॉडी ओमेगा वेलोसिटी से घूम भी रहा है और v वेलोसिटी से आगे भी जा रहा है तो ये कौन सा मोशन हो गया, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन हो गया, है ना। तो ये 3 पॉइंट जो है रिजिड बॉडी के आपको जानना जरूरी है। अब सेंटर ऑफ मास की तरफ आते हैं। अब कहाँ आते हैं, सेंटर ऑफ मास की तरफ, ठीक है।